नमस्कार दोस्तों, जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल विशेष तौर पर यूके ट्रिपल एससी व अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको मिलेंगे बेहतरीन नोट्स व संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, नए वीडियोज व अन्य संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस सीरीज में आज हम सबसे जो हमारे पहली सीरीज है, यानी सीरीज का पहला पार्ट आज, इसमें एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी साइंस एंड वेटनरी साइंस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पशुपालन, दुग्ध विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, इन पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर दुग्ध उत्पादन जो है उसमें हमारे इंडिया का जो है प्रथम स्थान है, यानी भारत का दुग्ध उत्पादन प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान जो है यूएसए का है, और अंडा उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है। ठीक है, याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, यूएसए सेकंड है, और अंडा उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उसके बाद अगर 2001 की बात करें हम, तो 2001 में जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दुग्ध उपलब्ध था, यानी कि एक व्यक्ति को जो एवरेज में हमारे पास एक व्यक्ति को एक दिन में जो दूध मिलता था, दूध की जो उपलब्ध मात्रा थी वो थी 223 ग्राम। कितनी थी? 223 ग्राम्स। उसके बाद अगर 2014-15 में जो ये अमाउंट थी, ये मात्रा थी जो है वो पहुंच गई 322 ग्राम। कितनी पहुंच गई? 322 ग्राम। उसके बाद अब जो हमारे पास इन जो पूरे विश्व में जो है, पूरे विश्व में कितनी है? 294 ग्राम पर डे पर पर्सन इन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जो है 294 ग्राम है, लेकिन इंडिया में जो है 322 ग्राम है। यानी कि जो वर्ल्ड की जो एवरेज जो मात्रा है उसकी अपेक्षा भारत में जो है दुग्ध जो है एक व्यक्ति को पर व्यक्ति को जो है उसकी उपलब्धता ज़्यादा है। इसकी बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत इंडिया के लिए प्राउड फील होने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अब है इंडियाज रैंक। अब इंडिया की रैंक किस में कितनी है, इस पर हम बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, सबसे पहले इंडिया की रैंक जो है, फर्स्ट रैंक है बुफेलो में। ठीक है, बुफेलो में, यानी कि इंडिया की जो बुफेलो में है, पूरे वर्ल्ड में जितने बुफेलो हैं उनमें इंडिया का फर्स्ट रैंक है, और 57% जो है बुफेलो इंडिया में पाई जाती हैं। तो पूरे वर्ल्ड की 57% भैंसें जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। और कैटल यानी कि कैटल में जो है 15%, कैटल जिनको यानी कि काव को हम यहाँ पर कैटल बोलते हैं, 15% टोटल वर्ल्ड की जो 15% काव्स हैं वो कहाँ हैं? इंडिया में है। ठीक है, यानी और उसके बाद सेकंड पोजीशन कैटल में हो गया। गोट और फिश में भी इंडिया का जो है, गोट और फिश में भी क्या है? सेकंड पोजीशन है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड आता है। थर्ड जो स्टेज है भारत की जो रैंक है वो है सीप में, यानी कि भेड़ पालन में। ठीक है, इंडिया की थर्ड रैंकिंग है। फोर्थ है डक्स में, यानी कि बतख पालन में फोर्थ है। और चिकन से यानी कि पोल्ट्री प्रोडक्शन में, पोल्ट्री फार्मिंग में इंडिया की जो रैंक है वो है फिफ्थ रैंक है। और कैमल में इंडिया की रैंक जो है सिक्स्थ है। तो याद रखेंगे, बुफेलो में जो है फर्स्ट रैंक है, कैटल में सेकंड रैंक है, गोट और फिश में भी सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक सीप में है, फोर्थ रैंक डक्स में है, फिफ्थ रैंक चिकन्स में है, और सिक्स्थ रैंक जो है वो कैमल में है। यानी कि ऊँटों में भी इंडिया जो है सिक्स्थ रैंक पे है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब भारत के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है, जितना इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें जो 329 मिलियन हेक्टेयर, 329 मिलियन हेक्टेयर में जो है एनिमल जो है हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का काम किया जाता है। और जो है पूरे कृषि योग्य भूमि का जो है 2.44% है। पूरे जो कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट है? 2.44। और 142 मिली हेक्टेयर जो है उसमें से जो है भारत का जो है 142 मिली हेक्टेयर जो है पशुपालन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पशुपालन में प्रयोग का मतलब कहीं पर पशुपालन मतलब पशुओं को रखा जाता होगा, कहीं पशुओं के लिए चारा बोया जाता होगा, ये सब जो है पशुपालन के उपयोग में आने वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट दोस्त हम बात करते हैं विश्व में जो सर्वप्रथम जो विकसित टर्की एम्ब्रियो कल्चर, ठीक है, वो चिक्स के लिए, यानी कि जो मुर्गी चूजे होते हैं उनमें जो है पहली बार यूज किया गया था। तो ये है विकसित जो एम्ब्रियो कल्चर है वो है CARI इज्जत नगर। ठीक है, CARI इज्जत नगर है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? इज्जत नगर, बरेली, यूपी में।
उसके बाद स्टैंड दूसरा हमारे पास आता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। कहाँ पर है ये? NDDB, यानी कि इसको हम बोलेंगे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB। ये है आनंद, गुजरात में। 1965 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद DMS यानी कि डेली मिल्क स्कीम जो है 1959 में हुई। 1959 में हुई। तो इस टाइम ये था डेली मिल्क स्कीम DMS, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई। अलग अलग शहरों से इसमें मीन होता है कि हमारे पास जो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग जो टाउन्स हैं या कस्बे हैं, नगर हैं, वहाँ से जो है दूध इकट्ठा किया जाता है, जिससे पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो है मिल्क की सप्लाई की जाती है। 1959 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद जो है पशु बीमा योजना 1974 से शुरू हुई, ठीक है। पशु बीमा योजना एनिमल इंश्योरेंस स्कीम 1974 से शुरू हुई। याद रखेंगे कब से हुई? 1974 से। उसके बाद वाइट रिवोल्यूशन यानी कि जो है श्वेत क्रांति जो है, यानी इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड का जो थर्ड चरण हुआ वो 30 अप्रैल 1996 को पूरा हुआ, ठीक है। 1974 में पहली बार ये जो है शुरू हुआ था, और 30 अप्रैल 96 को ये जो है कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है MPO, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर। MMPO, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड है। 1992 भारत सरकार द्वारा जो है नोटिफाइड है। ये था हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अब हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट, जो मेन इंस्टीट्यूट या संस्थान है उनके बारे में। सबसे पहले हमारे पास है CIRG, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट रिसर्च। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट रिसर्च, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? मखदूम यूपी में है। कहाँ पर है? मखदूम यूपी पे, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन बुफेलो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन बुफेलो, हिसार हरियाणा में है। कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। उसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी CARI, यानी कि सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली यूपी में है। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट इन फिशरीज एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये है मुंबई पे, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी रिसर्च सेंटर, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी रिसर्च सेंटर, कोचीन केरल में है। उसके बाद केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है ये है अंबिकापुर, ठीक है, मालपुरा। सेंट्रल केंद्रीय सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मालपुरा अंबिका नगर, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारे पास। तब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे उसके बाद है भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, ये हमारे पास, यानी कि इसको हम जो है इंडियन ग्रासलैंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी यूपी में है। कहाँ पर है? झांसी यूपी में है। उसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में है। दोस्तों इज्जतनगर बरेली एक ऐसा क्षेत्र है हमारे पास जहाँ पर बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, ठीक है। चाहे वो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात करें, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करें, ठीक है। उसके बाद और भी कई अनुसंधान संस्थान जो इज्जतनगर बरेली में हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट और डेयरी से संबंधित बहुत सारे अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। ये है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा पे। उसके बाद राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ये है करनाल, हरियाणा पे। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये है हमारे पास हैदराबाद। ठीक है। राष्ट्रीय शुद्ध जल मत्स्य पालन संस्थान, धौली निदेशालय। ठीक है। राष्ट्रीय शुद्ध जल मत्स्य पालन संस्थान है, वो है धौली पे। ये इतने हमारे पास हो गए इंस्टीट्यूट। अब हम कुछ निदेशालयों की बात कर लेते हैं। ठीक है। यानी कि सबसे हमारे पास आता है इसमें गौ पशु परियोजना निदेशालय। ठीक है। पीडीसी मेरठ पे है। उसके बाद कुक्कुट परियोजना निदेशालय, ये हैदराबाद पे है। इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट कोच्चि में है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय चेन्नई, तमिलनाडु पे है। उसके बाद सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, CCBF, धामरोड, सूरत में है। ठीक है। सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग जो फार्म है, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, CCBF। ठीक है। ये है धामरोड, सूरत पे है। ठीक है। और अंदेश नगर लखीमपुर यूपी में भी है ये। सिमिलीगुड़ा उड़ीसा में भी है। सूरतगढ़ राजस्थान में है। और हैसरघट्टा बेंगलुरु पे है। इतने सारे हमारे पास कैटल ब्रीडिंग फार्म हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर अलग अलग नस्ल की जो है आपस में जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनमें आपस ब्रीडिंग करा के जो है एक नई प्रजाति को या नई स्पीशीज को तैयार करना, उसको हम ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो सेंट्रल जो कैटल ब्रीडिंग जो है हमारे पास वो है धामरोड, सूरत पे है। और अंदेश नगर लखीमपुर यूपी में भी है। सिमिलीगुड़ा उड़ीसा में भी है। सूरतगढ़ राजस्थान और हैसरघट्टा बेंगलुरु पे है। उसके बाद आता है सेंट्रल फ्रीजियन सीमेन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि सीमेन को अगर हम इकट्ठा करके वहाँ पर उस पर रिसर्च करना, सेंट्रल फ्रीजियन सीमेन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हैसरघट्टा बेंगलुरु पे है। तो दोस्तों इतना था। आगे हम फिर थोड़ा बात करते हैं AWB। ठीक है। यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये चेन्नई में है। इसकी स्थापना जो है 1962 भारत सरकार द्वारा की गई। एनिमल वेलफेयर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ये चेन्नई में है। और इसकी स्थापना जो है 1962 में जो है भारत सरकार द्वारा की गई। अब कुछ कैटल्स के बारे में जान लेते हैं। गाय के बारे में देखो, गाय सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जूलॉजिकल नेम की। जो गाय का जो जूलॉजिकल नेम है वो है बॉस टोरस एंड बॉस इंडिकस। ठीक है। बॉस टोरस एंड बॉस इंडिकस। उसके बाद गाय के नर को जो है, गाय के नर को बुल बोला जाता है, मादा को काव बोला जाता है। यानी कि गाय के नर को बुल बोलेंगे, गाय के मादा को काव बोलते हैं। गाय के जो नवजात यानी कि जो बछड़े होते हैं उनको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काव। उसके बाद जो अवयस्क मादा को जो है हीफर बोलते हैं। अवयस्क मतलब जो प्रजनन के योग्य ना हो या जो अभी तक अब वयस्क ना हुई हो, उसको हम जो बोलते हैं हीफर बोलते हैं। ठीक है। हीफर बोलते हैं। उसके बाद समूह को हर्ड बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पर एक से एक या एक से बहुत सारी अधिक गाय जहाँ पर इकट्ठा हो जाती है उनको हम क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। और जो गाय की जो ब्यानी को, यानी कि जब गाय ब्याह के बच्चे मतलब प्रजनन के बाद जब वो माँ बनती है, बच्चे देती है या, ठीक है, तो उसको बोलते हैं काविंग। बच्चे देने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं काल्विंग या काविंग। ठीक है। ऐसे अगर हम बकरी की बात करें, जो बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है वो है कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस है जूलॉजिकल जो, यानी कि बकरी का जो जूलॉजिकल नेम है, ठीक है, वो है यहाँ पे कैप्रा हिरकस। जूलॉजिकल नेम कैप्रा हिरकस। बकरी के नर को जो है बिली बोलेंगे या
बग बोलते हैं। और मादा को गोट, ननी या डोई, गोट बोल सकते हैं, ननी बोल सकते हैं या डोई बोल सकते हैं। अब बच्चे को जो है, बकरी के बच्चे को किड बोला जाता है। बकरी के समूह को जो है ट्रिप बोलते हैं, TRIP, ट्रिप। ठीक है। और बच्चे के जो बकरी के जो ब्यानी को, यानी कि जो बच्चे पैदा करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं किडिंग। ठीक है। उसके बाद आता है भेड़ गया। भेड़ के नर को जो है बोला जाता है यहाँ पे बक या रैम। अब ये वो वाला रैम नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, मेमोरी वाला रैम नहीं है। भेड़ के नर को जो बक या रैम बोला जाएगा। मादा को जो है एब या डैम बोला जाता है, याद रखेंगे, एब या डैम। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास ये किसके नर को किसके मादा को क्या बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एनिमल के हमें पता होना चाहिए। अगर आप एक किसी अच्छे एग्ज़ाम की या किसी एग्ज़ाम की अच्छे ढंग से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। भेड़ के नर को जो है बक या रैम बोलते हैं और मादा को जो है एब या डैम बोलते हैं। नवजात को लैम्ब या लैम्बकिन बोलते हैं। समूह को फोक या हर्टिल बोलते हैं। समूह को यानी कि जो एक साथ जब भेड़ इकट्ठा होंगी तो उसको या तो हम फोक बोलेंगे या हर्टिल बोलेंगे। और जब भी भेड़ ब्याती है, यानी कि उसके जो ब्यानी के जब वो बच्चे देती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लैम्बिंग। ठीक है। अगर सुअर की बात करें, सुअर के नर को जो है मेल जिसको हम बोलते हैं उसको बोर बोला जाता है, बोर। ठीक है। मादा को जो है सौ या गल्ट, SOW, सौ या गल्ट। ठीक है। नवजात को पिगलेट या सोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिगलेट या सोट। और समूह को जो है हर्ड बोला जाता है। यानी कि अगर सुअर का समूह होगा तो उसको हर्ड या ड्रॉप बोलेंगे। और ब्याने को जो है फ्रोइंग बोलते हैं। ठीक है। अगर उसके ब्याने को क्या बोलेंगे, फ्रोइंग बोलेंगे। जैसे अलग अलग ब्यान के जब वो बच्चे देता है तो उस समय उसको जो है फ्रोइंग बोलते हैं, उस स्टेज को फ्रोइंग बोला जाता है। और समूह को हर्ड या ड्रॉप बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आपकी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से हुई होगी और अच्छे ढंग से इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आज आगे भी हम ऐसे ही वीडियो को लाते रहेंगे। तो इन सबको बने रहने के लिए, इन वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें।